हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपका प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट है आपका 4। तो हम अब तक 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से और स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास को। तो इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख सकते हो। और हम हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, ये मैं टीजीटी का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जो कि हमारे प्रवक्ता के एग्ज़ाम में के लिए भी सही, मतलब अच्छा रहेगा जीआईसी के लिए, और आपका एलटी ग्रेड के लिए तो है ही ये। और इसके अलावा अगर आप एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, किसी भी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि ये आपके एसएसटी सब्जेक्ट का है, यानी सोशल स्टडीज़ का। और इसमें आपके चारों सब्जेक्ट आते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपकी पॉलिटी यानी कि सिविक्स। तो सब कुछ आता है, आपका कंबाइंड है। तो प्रैक्टिस सेट आपका एक ही प्रैक्टिस सेट में हम ना, जैसे टीजीटी का पेपर आता है 4 इसमें होते हैं सारे आपके पार्ट, तो मैं हम चारों के चारों सॉल्व करेंगे। आपके जो 2 सब्जेक्ट हो वो आप इनमें से 2 सब्जेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं चारों सब्जेक्ट कराऊंगी, तो जिसका जो भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो वो उस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो बहुत फास्ट करा रही हूँ मैं। आपके मैसेजेस अभी तक मुझ तक नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि क्लास ये मैं पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट जल्दी मिल जाने वाले हैं। तो और मुझे पता है, जब तक आप ये क्लास देखोगे तब तक आपको प्रैक्टिस सेट मिल गया होगा। तो अभी तो मुझे फीडबैक नहीं मिला है, लेकिन अब आगे आने वाली क्लासेस में मिल जाएगा मुझे फीडबैक। तो मैं थोड़ा पहले क्लास मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन में करवाई थी थोड़ा, कि मतलब क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं डिस्क्रिप्शन दे रही थी। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, और बड़ा मतलब इन द सेंस क्लास बड़ी होने का मतलब है कि समय का, अब एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में समय का हमारे पास कमी है, और हमारा 17 जनवरी को एग्ज़ाम है। तो उस पर्पज़ से मैं इसको करा रही थी। मैं चाहती तो इसको बहुत आराम से करा सकती थी, और लेकिन मैं चारों पेपर एक ही दिन करा रही हूँ, एक ही क्लास में। और अगर मैं डिस्क्रिप्शन के साथ कराऊंगी तो क्लास बहुत लंबी हो गई थी, पहली वाली 2 घंटे के ऊपर की हो गई थी क्लास। तो मुझे लगा कि इतना समय किसी का भी लेना, या मतलब हालांकि मैं इम्पॉर्टेंट ही करा रही हूँ, लेकिन फिर भी इतना क्लास इस समय पे आपके लिए, आपको एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो आपका समय बहुत ज़ाया होगा, बहुत वेस्ट होगा। और आप कितनी भी स्पीड में देखोगे तब भी 1 घंटा आपको 2 सब्जेक्ट सॉल्व करने में तो लग जाएगा। तो फिर मैंने उसको छोटा किया और मैंने फिर 1 घंटे का आपका क्लास कर दिया है। और 1 घंटे की क्लास में ही मैं आपको चारों पार्ट सॉल्व करा रही हूँ, फास्ट कराती हूँ। किसी किसी क्वेश्चन का मुझे लगता है डिस्क्रिप्शन देना चाहिए तो मैं दे देती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिना डिस्क्रिप्शन के करा रही हूँ आपको। और अगर आप ये क्लास बाद में कहोगे कि आप दोबारा से उसको डिस्क्रिप्शन के साथ करा दीजिए जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए, या आपका एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं, है ना, आपका यूजीसी नेट का, तो मैं दोबारा से इस पेपर को सॉल्व करा दूँगी विद डिस्क्रिप्शन। तो अभी एलटी ग्रेड के लिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, और आपका 1 घंटे में ये, है ना, क्लास देने की कोशिश करिए, ताकि आपका कम से कम समय जो है वो बर्बाद हो, और आप 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ, पढ़ पाएँ और रिवीजन भी कर पाएँ अपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस सेट। बातें बहुत हो गई हैं, हमें 1 घंटे में क्लास को वाइंड अप भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा आपको ईज़िली मिल सके। और फीडबैक देना मत भूला करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लासेस और आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है, आपको मेरा जो ये मैं प्रोवाइड कराती हूँ इसको तरीका कैसा पसंद आता है या नहीं, बहुत स्लो चलती हूँ या बहुत ज़्यादा ही फास्ट चल रही हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
और पहला हमारा जैसा कि टीजीटी के एग्ज़ाम में होता है कि पहले आपका एक प्रश्न एक दिया होता है, उसमें से कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है, तो हम यहाँ पे चारों ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें से 2 विषयों में से किसी एक विषय के प्रश्न का उत्तर आपको भरना होता है यहाँ। तो पहला क्वेश्चन है स्थानीय इकाइयाँ पाना, और ये चारों क्वेश्चन आपके चारों सब्जेक्ट से होते हैं। एक हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, एक इकोनॉमिक्स का, एक पॉलिटी का होता है और एक आपका ज्योग्राफी का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय इकाइयाँ पाना, पारा, पाली, नागला और ढाणी निम्न में से किस ग्रामीण बस्ती से संबद्ध है? तो ये आपका पूर्वायुक्त बस्ती से संबद्ध है। शिव की प्राचीनतम नेक्स्ट है शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? तो शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति गुंडी मल्लम से आपको प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है हमको, तो यहाँ कूट 1 से कूट 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर है, तो ये आपका मुद्रावाद जो है, इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको बता सकूँ। मुद्रावाद जो है वो आपका मिलेगा मिल्टन फ्रीडमैन से। ठीक है, और ऐसे मिला देती हूँ, मुद्रावाद को मिल्टन फ्रीडमैन से मिला रही हूँ मैं। ठीक है, नहीं एक सेकेंड, गड़बड़ हो रहा है, गलत है। हाँ सही मिला है, मुद्रावाद का आंसर है मिल्टन फ्रीडमैन। रोजगार गुणक का आंसर है आपका आरएफ काहन, और संतुलित बजट का गुणक प्रभाव है आपका ये वाला बी टीवी हैवलोम, और विवेकपूर्ण प्रत्याशा का आपका आंसर है जॉन मुथ। ठीक है, इस तरह से मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का जो चुनाव कराया जाता है उसका निर्णय लेती है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के अंडर में पंचायत आती है, तो पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार लेगी। अब हम पार्ट 2 में पहुंच जाते हैं। तो पार्ट 2 में आपके 4 खंड यानी 4 सेक्शन होते हैं, इसमें से किन्हीं 2 सेक्शन को आपको सॉल्व करना होता है। तो पहला सेक्शन है आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल का। तो जिसका भी सब्जेक्ट भूगोल है मैदान में आ जाइए, अब हम अपना जो है पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें से आपका क्रम सही है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है आपका बिहार में, और उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी समाज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बैंकों और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है समाजवादी समाज, और साथ ही साथ ये केंद्रीकृत नियोजन में विश्वास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली लंबे रेशे वाले कपास को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली कपास को लंबे रेशे वाली कपास को नरमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बोल्ड, जिसका उद्देश्य भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में बांस आधारित हरे धब्बे बनाना है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड जो है प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्युमिनियम एक डैश धातु है। तो एल्युमिनियम एक एल्युमिनियम एक आपकी धातु है, बहुत शक्तिशाली धातु है, बहुत हल्की धातु है और बहुत धातुवर्धक है। तो एल्युमिनियम आपकी बहुत शक्तिशाली, बहुत हल्की और बहुत धातुवर्धक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन पर अवस्थित नहीं है? तो ये है सिंगरौली आपका। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क के विशाल भंडार हैं? तो टिन अयस्क के विशाल भंडार है यहाँ पे हरियाणा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय में बहुल संकीर्ण सुरंगों की खुदाई आमतौर पर केवल 3-4 फीट गहरी, जिसमें श्रमिक कोयला निकालने के लिए प्रवेश करते हैं और रैट होल खनन के रूप में इनको
जाना जाता है। भारत में कुल उपयोग योग्य जल संसाधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया गया? तो 1122 घन किलोमीटर के द्वारा दर्शाया गया है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को निम्नलिखित में से कितने चरणों में विकसित किया गया? 2 चरणों में। निम्नलिखित में से कौन सा पेडाल्फर मृदा का उदाहरण है? पेडाल्फर मृदा का उदाहरण है आपका लेटेराइट मृदा। ठीक है। मंगल शब्द का प्रयोग किस प्रकार की वनस्पति के लिए किया जाता है? तो मंगल शब्द का प्रयोग कक्ष वनस्पति के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? चेरी ब्लॉसम आंध्र प्रदेश आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तिथियों में से कौन सी केरल तट पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन को दर्शाती है? 1 जून। ठीक है। कोपेन का भारतीय जलवायु का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किन विचारों पर आधारित था? तो ये आपका आधारित था तीनों पे, औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा और औसत मासिक वर्षा पर। निम्न में से कौन सा नदी अपवाह पैटर्न का वैध प्रकार है? तो नदी अपवाह पैटर्न का वैध प्रकार है आपका इनमें विकल्पों में से सभी, यानी डेट्रिक पैटर्न, अरी प्रवाह और जलायती अपवाह। नेक्स्ट है, काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो काली सिंध नदी आपकी चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में आपकी सतलज नदी का उद्गम नहीं है। ठीक है। सतलज आपकी भारत में उद्गमित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा जा सकता है? तो 4 समूहों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई पे पाए जाने वाले उष्ण घास के मैदान जहां भोटिया ग्रीष्मकाल में प्रवेश करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम बुग्याल कहते हैं। ठीक है। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य परिसीमा क्षेप के द्वारा अलग की गई हैं? तो ये आपकी लघु हिमालय और शिवालिक के द्वारा अलग की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत केवल आर्कियन चट्टानों से निर्मित है, ये असत्य है। ठीक है। प्रायद्वीपीय नीस को बंगाल नीस कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। भारत की प्राचीनतम चट्टानें आर्कियन समूह से संबंधित है, ये भी सही है। हिमालय का केंद्रीय भाग आर्कियन चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। और भारत के अक्षांश के बारे, ठीक है, ये भी सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अक्षांश के बारे में दिए गए निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर आपका कर्कवृत्त देश के मध्य से होकर गुजरती है, ये विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट है, डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो डिएगो गार्सिया आपका चागोस द्वीप समूह पर स्थित है। निम्न में से कौन सा एक सामुद्रिक मार्ग विश्व का व्यस्तम जलमार्ग है? तो उत्तरी अटलांटिक आपका एक सामुद्रिक मार्ग है जो विश्व का व्यस्तम जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छंद उद्योग की कौन सी विशेषता है? तो स्वच्छंद उद्योग की विशेषता है इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा आपकी गैर परंपरागत समूह के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुकूलतम विकास के लिए फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। ये है आपका कपास, गन्ना और चाय सारी। निम्नलिखित फसलों में से भूमध्य सागरीय प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में आपकी सबसे महत्वपूर्ण है फलों की फसल। आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड सेक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर द्वितीय सेक्टर आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दिए गए वान थ्यूनेन के आर्थिक लगान सूत्र में के निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बाजार से दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। इग्लू घरों पर बर्फ की चादर कार्य करती है। तो इग्लू घरों पर बर्फ की चादर जो है वो ताप के कुचालक का काम करती है। बुशमैन हॉटेनटाट प्रजाति संबंधित है। बुशमैन हॉटेनटाट प्रजाति निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। अवस्था को एक छोटे बाजार कस्बे जिसमें परंपरागत मूल्यों की अभी भी मान्यता है जबकि आधुनिक सुविधाओं का उदय भी प्रारंभ हो गया है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये है पॉलिस। नेक्स्ट है, मॉडल शहरी परिस्थितियों की बुनियादी धारणा पर आधारित है। तो ये आपका सकेंद्री मॉडल जो है वो शहरी पारिस्थितिकी की बुनियादी धारणा पर आधारित है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के माल्थस के सिद्धांत का उल्लेख करते समय माल्थस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं माना गया था? तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी का विकास जिस
जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी, ये नहीं माना गया था। नेक्स्ट है, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये तथ्य किस विचारधारा को प्रकट करता है? ये पार्थिव एकता के सिद्धांत को प्रकट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक का युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका जियोग्राफी और जियोग्राफर डी हार्वे सुमेलित नहीं है। भूगोल में व्यवहारवादी साचा किसने प्रस्तावित किया? भूगोल में व्यवहारवादी साचा जो है ए प्रेड ने प्रस्तावित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। निम्नलिखित में से मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी? फ्रेडरिक रेडजेल ने दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता का मतलब है, तो जैव विविधता का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जीवों से। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ई हैकेल ने किया है। दो ज्वारों के बीच समय का अंतर है, दो ज्वारों के बीच समय का अंतर है 12 घंटे 26 मिनट का। भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाली घटना का नाम क्या है? ये है अल नीनो। नेक्स्ट है, एक चपटे शिखर वाला समुद्री टीला है, एक चपटे शिखर वाला समुद्री टीला है निमग्न द्वीप। कौन सा जलवायु प्रकार पूरे साल गर्म तापमान और बहुत कम या शून्य वर्षा वाला क्षेत्र है? ये है आपका रेगिस्तान। आगे बढ़ते हैं, बोलो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित कीजिए इनमें से कौन सा सही है। तो ये है आपका पक्षाभ में क्रिस्टलों से बनते हैं, ये आपका सही है। ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता बल क्षैतिज दबाव प्रवणता की तुलना में बहुत अधिक आपका बड़ा है। ठीक है, विश्व के किस भाग में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण सामान्य है? तो ये आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान जो है वो व्युत्क्रमण सामान्य है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम में है, बताओ। तो क्रम में है आपका समताप सीमा, मध्यमंडल मध्य सीमा और मध्यमंडल मध्य सीमा और बाह्य वायुमंडल। डेल्टा केम परिणाम है, डेल्टा केम परिणाम है आपका हिमनद निक्षेपण का। कौन सा अपर्दन और निक्षेपण दोनों का परिणाम है? अपर्दन और निक्षेपण दोनों का परिणाम है नदी विसर्प। निम्नतम आधार तल अपर्दन की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो ये की गई थी पावेल के द्वारा। ठीक है, डैश स्थित मृत्यु घाटी ग्राबेन का उदाहरण है, तो ये आपका दक्षिणी कैलिफोर्निया उसका उदाहरण है। डैश विस्फोट अत्यधिक विस्फोटक विस्फोट होते हैं जो राख के स्तंभ बनाते हैं, जो समताप मंडल में कई दसियों मील तक फैलते हैं और एक छतरी के आधार में फैला जाते हैं। ये है आपका प्लीनियन का। जब पृथ्वी के पटल में शैल विभंग होता है और पुनः वही शैल पिंड भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं तो उसे कहा जाता है भ्रंश। निम्नलिखित में से कौन सा पद महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये है आपका समुद्री नितल प्रसरण। दुर्बलता मंडल की चट्टानें निम्नलिखित पदार्थ की अवस्थाओं में से किसमें पाई जाती है? ये अर्धतरल चट्टानों में पाई जाती है। बाह्य कोर आंतरिक कोर से डैश तरंगों के वेग में अंतर के आधार पर विलय किया जाता है p। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर देशांतर की दूरी है, तो भूमध्य रेखा पर देशांतर की दूरी है 111.32 किलोमीटर। पीत वामन किसे कहा जाता है? तो पीत वामन आपका सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके ज्योग्राफी के लास्ट क्वेश्चन था, ये समाप्त हो गया। अब हम हिस्ट्री सॉल्व करेंगे, तो जिसका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है भैया मैदान में आ जाओ और फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, राजवंश और सत्ता केंद्र को हमें मिलाना है। ठीक है, तो चालुक्यों की आपकी सत्ता केंद्र थी कल्याणी, परमार की सत्ता केंद्र थी आपकी धारा, और चालुक्य की सत्ता केंद्र था आपका अनिहल पाटन, और प्रतिहार का सत्ता केंद्र था आपका कान्यकुब्ज। ठीक है, तो ये इस तरह से सुमेलित हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान या क्षेत्र में किया गया है? तो नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग आपका किया गया है सिंध 712 में। ठीक है,
प्रभावती गुप्त के किस शिलालेख में श्रीगुप्त को गुप्त वंश के अधिराज के रूप में वर्णित किया गया है? तो प्रभावती का शिलालेख है आपका पुणे के ताम्रपत्र शिलालेख। प्रभावती गुप्त के पुणे के ताम्रपत्र शिलालेख में श्रीगुप्त को गुप्त वंश के अधिराज के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण में आद्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची मिलती है? तो ये आपकी मिलती है मत्स्य पुराण में। ठीक है, मत्स्य पुराण में आद्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति के द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या थी। तो जिसके सदस्यों की संख्या आपकी होती थी 30। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति के द्वारा संचालित होता था जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती थी। नेक्स्ट है, डैश नामक एक जैन ग्रंथ में उल्लेख है कि चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को हराया और मगध साम्राज्य पर विजय हासिल की, और ये है आपका परिशिष्ट वर्मन। परिशिष्ट वर्मन एक जैन ग्रंथ है जिसमें ये बताया गया है कि चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को हराया और मगध साम्राज्य पर विजय हासिल की। नेक्स्ट है, आंडाल किस देवता की उपासक थी? तो आंडाल आपकी विष्णु देवता की उपासक थी। नेक्स्ट है, बोधिसत्व ने डैश के सिद्धांत में सत्य को देखा लेकिन स्वयं को आत्मा के अस्तित्व या उसके देहातरण में विश्वास नहीं दिला सके। तो ये है कर्म। बोधिसत्व ने कर्म के सिद्धांत में सत्य को देखा लेकिन स्वयं को आत्मा के अस्तित्व या उसके देहातरण में विश्वास नहीं दिला सके। नेक्स्ट है, जैनियों का विश्वास है कि जैन धर्म 24 तीर्थंकरों के उपदेशों का परिणाम है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निम्नलिखित में से किस नगर से निकट का संबंध है? तो पार्श्वनाथ का संबंध है आपका काशी से, यानी कि वाराणसी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अस्तित्व के चतुर्गुण लक्ष्य है? तो ये है आपका काम, अर्थ, धर्म और आपका एक और है मोक्ष। ठीक है, गविष्टि क्या होती है? तो गविष्टि जो वो होता था कि गायों के लिए होने वाले संघर्ष को गविष्ट कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की भाषा भैया क्या है? वेदों की भाषा है संस्कृत। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में नवीनतम जोड़े गए 2 मंडल कौन से हैं? तो नवीनतम जोड़े गए जो 2 मंडल है वो है पहला मंडल और 10वां मंडल। पहला और 10वां मंडल जो है वो ऋग्वेद में नए जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान में सबसे दक्षिणी सिंधु स्थल को डैश कहा जाता है? तो भैया इसको और ये किस ज्वारनमुखी पर स्थित है? तो ये भगत राव। वर्तमान में सबसे दक्षिणी सिंधु स्थल को जो है भगत राव कहा जाता है और यह किम ज्वारंदी मुख पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है? तो ये मिला है आपका लोथल से। ठीक है, तो लोथल से नालियों के साथ में फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह यानी कि एक सेट मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल का और पुरातात्विक अवशेष से इसका मिलान करना है हमें। ठीक है, तो चलो मिला लेते हैं भैया। तो यहाँ पर आंसर है, मोहनजोदड़ो से हमको बड़ा अन्नागार मिला, लोथल से हमको क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला, यानी ईंटों से बनी गोदी मिली है। कालीबंगा से हमें नगर दुर्ग और निचली बस्ती मिल गई। सुतकांगे डोर से हमें नगर दुर्ग और किले बंद की निचली बस्ती मिली है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? तो यहाँ पर आपका ये मेसोलिथिक और नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही, ये गलत है। ठीक है, वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों का पालन आरंभ करते थे, ये सही है। मेसोलिथिक युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त थे, ये भी बात सही है। और 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी अवशेषों से मार्कोलिथ्स को पहली बार खोज किया था, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरवैनी का वो पुरातात्विक स्थल जहाँ से प्रारंभिक पुरापाषाणिक शिल्प उपकरण प्राप्त हुए वो निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो वो आपका जम्मू राज्य में है। ठीक है, जम्मू में है आपका, ये है। चलो आगे बढ़ते हैं।
शिवाजी के सैन्य व्यवस्था को निम्न में से उच्च पद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर भैया सही उत्तर को हमें मिलान करना है। तो ये आपका सही उत्तर है। तो सबसे पहले आपका नायक आएगा, उसके बाद आपका हवलदार आ जाएगा। सबसे पहले नायक, फिर हवलदार आएगा। हवलदार के बाद आपका आ जाएगा जमादार, और जमादार के बाद आपका आ जाएगा एक हजारी। ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे लेखक और ग्रंथ को मिलाना है। ठीक है, चलो लेखक और ग्रंथ मिला लेते हैं। तो मोहम्मद अल गजाली का है तहफ़्फ़ुत फ़लसफ़ा, अली हजवेरी का है कश्त अल महजब, दारा शिको का है आपका तफ़हीमते इलाहिया। ठीक है, नहीं सॉरी दारा शिको का ये सफ़ीनत अल औलिया, शाह वलीउल्लाह का है तफ़हीमते इलाहिया। सॉरी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहा जाता है, ना हो। वर्णनकर्ता यात्री की पहचान करिए। तो ये यात्री है आपका बैप्टिस्ट टैवर्नियर। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर के तौहीदे इलाही का अर्थ है। अकबर के तौहीदे इलाही का अर्थ है दिव्य एकेश्वरवाद। औरंगजेब के पोते शहजादा मोइनुद्दीन जहादारा शाह के लिए मिर्जा मोहम्मद के द्वारा लिखित पुस्तक तूफ़तुल हिंद की विषय वस्तु क्या है? तो ये है आपकी संगीत। ठीक है, नेक्स्ट। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? तो भैया सूती वस्त्र का जो है अधिकतम निर्यात मुगल काल में होता था। 1580 में अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो 1580 में अकबर का जो साम्राज्य था वो 12 प्रांतों में बटा हुआ था। निम्नलिखित मुगल सेना नायकों में से कौन एक बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां के द्वारा नहीं भेजा गया था? तो ये था आपका दारा शिकोह। दारा शिकोह जो है वो बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां के द्वारा नहीं भेजा गया था। औरंगजेब को भेजा गया, महाबत खां को भेजा गया और अब्दुल्ला खां को। प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध आरंभ किए थे, तो वो थे जयपुर के राजा, जिन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध जो है आरंभ किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? तो भैया बाबर की माता थी यहाँ पर आपकी कुतलुग निगार खानम। ठीक है, पद्मावती कथा का रचनाकार कौन है? तो पद्मावती कथा के रचनाकार है दामोदर कवि। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये गला है। पद्मावती कथा का रचनाकार है दामोदर कवि। अच्छा हाँ, पद्मावती कथा पूछी जा रही है। ठीक है, तहकीके हिंद सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति किसके द्वारा रचित है? तो ये अलबरूनी के द्वारा रचित है। विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बद किस राज्य में है? गोल गुम्बद है आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक के बीजापुर में। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था? तो मदरसा स्थापित किया था इल्तुतमिश ने सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे हाजिब आपका दरबारी शिष्टाचार होता था। ठीक है, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया? तो आपका योग क्रिया को अपनाने वाला सूफी संप्रदाय था सत्तारी संप्रदाय। रामानुज के द्वारा ब्रह्मसूत्र पर लिखी गई टीका का नाम क्या है? तो ये नाम है आपका श्रीभाष्य। ठीक है, रामानुज द्वारा ब्रह्मसूत्र पर लिखी गई टीका का नाम है श्रीभाष्य। नेक्स्ट है इनमें से किसके नेतृत्व में विजयनगर का संरक्षण कार्य आरंभ हुआ? तो कॉलिन मैकेंजी के नेतृत्व में विजयनगर का संरक्षण कार्य आरंभ हुआ था। नेक्स्ट राज्य और राजवंश को हम मिला देंगे। ठीक है, चलो मिलाते हैं। खानदेश, खानदेश आपका फारूकी राजवंश से है। बरार आपका इमाद शाही राजवंश से है। बीजापुर आपका आदिल शाही राजवंश से है। गोलकुंडा आपका कुतुब शाही राजवंश से है। और बीदर आपका बरीद शाही राजवंश से है। नेक्स्ट है बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो बलबन को खासदार के लिए नियुक्त किया गया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक डैश राजवंश का संस्थापक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका गुलाम राजवंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था? ये किया था विद्याधर ने। किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1943 में विदेश में आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी? ये था रास बिहारी बोस ने कहा था। ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों में महात्मा गांधी ने निम्न में से किसको उल्लेखित नहीं किया था? तो ये आपका लोगों को अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना है। डैश में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के कारण हड़ताल और प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे अवज्ञा की भावना को तेज कर दिया और अशांति ने उत्तर प्रदेश में अवध किसान आंदोलन जैसे कई स्थानीय संघर्षों को जन्म दिया। तो ये था नवंबर 1921 में। भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? तो ये थे आपके उपयुक्त में से एक से अधिक। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास को मृत्यु हुई और किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एयो ह्यूम का जीवनीकार कौन है? तो एयो ह्यूम का जीवनीकार है डब्ल्यू वेडरबर्न। अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता थे? तो ये थे आपके ज्योतिबा फूले। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? तो ये निर्धारित की गई थी 10 वर्ष। हंटर कमीशन में विकास पर विशेष बल दिया गया। तो हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट है झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय निम्नलिखित में से कौन झांसी का ब्रिटिश एजेंट था? तो ये था आपका मेजर एलिस। उस नेटिव इन्फेंट्री का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम नई एनफील्ड राइफल्स को प्रयोग में लाने से इनकार किया था? तो ये थी आपकी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, जिसने सबसे पहले एनफील्ड राइफल्स को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदेंद दातारम के साथ समीकृत किया है? तो ये स्वामी सहजानंद ने किया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करिए। तो भैया ये आपका कूट है। सन्यासी विद्रोह आपका हुआ था 1760 में। कोल विद्रोह हुआ आपका 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। मोपला विद्रोह हुआ आपका 1921 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर जमशेदजी जेजी भाई एक पारसी और एक व्यापारी या परोपकारी एक पारसी व्यापारी और परोपकारी व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट सूर्य अस्त कानून का क्या अभिप्राय था? तो सूर्य अस्त कानून का अभिप्राय था स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन यानी कि सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। 1857 के बाद कौन से एक्ट से काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सलाह देना था, को कमज़ोर कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 1861 के एक्ट से। सरहिंद में बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को मौत का बदला लेने के लिए किसे खत्म किया था? तो ये किया था वजीर खान को। ठीक है, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस हिस्से में 1866 में एक भयानक अकाल पड़ा जिसने बंगाल के बड़े क्षेत्रफल पर सवाल खड़ा कर दिया था? तो ये पड़ा था आपका उड़ीसा। 1866 में उड़ीसा में एक भयानक अकाल पड़ा जिसने बंगाल के बड़े क्षेत्रफल पे सवाल खड़ा कर दिया था। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट है व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 1715 में मुगल दरबार में भेजे गए अंग्रेजी शिष्टमंडल का प्रमुख कौन था? तो ये था आपका जॉन सुरमन। नेक्स्ट है भारत आने वाले पहले जहाज का क्या नाम था? तो भारत आने वाले पहले जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, अब हमारा ये हिस्ट्री का पोर्शन समाप्त होता है और अब हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन करेंगे। तो भैया जिसका जिसका इकोनॉमिक्स है मैदान में आ जाओ, अब हम इकोनॉमिक्स सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक टेस्ट मैच में बल्लेबाज के द्वारा शतक लगाने की प्रायिकता 2/3 है। 5 टेस्ट मैच में उसके किसी भी मैच में शतक ना लगाने पाने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या होगी? तो इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से उद्योग क्षेत्र का कौन सा उप क्षेत्र भारत के सकल मूल्य वृद्धि में सर्वाधिक योगदान देता है? तो ये आपका देता है विनिर्माण। भारत में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा क्यों है? तो भारत में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है जनाधिक्य के कारण। ठीक है, कीन्स के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी किन कारणों से पाई जाती है? ये पाई जाती है समग्र मांग में कमी से। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो भारतवर्ष में आपका 1995 में शुरुआत की गई थी। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना का सूत्र क्या होगा? तो भैया इसका सूत्र होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाह को एक समय अवधि के दौरान परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और परंतु स्टॉक में परिवर्तन को एक समय अवधि में मापा जाता है। ये ए और बी आपके दोनों ही सही हैं। देश की जनसंख्या पिरामिड में निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित होता है? तो ये आपका जनसंख्या का आयु और लिंग के अनुसार वितरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका चीन के बाद भारत में दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित श्रम संख्या है। ये आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो अदृश्य हस्त आपका एडम स्मिथ है, वॉरियर नाइट आपके सुम्पीटर हैं, PQLI आपके मॉरिस डी मॉरिस है और मूल आदिक आपके कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, चलो पुनर्विनियोग मानदंड को मूल रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये आपका लिबेस्टीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विक्षेत्रीय विकास मॉडल जाना जाता है आपका लुईस। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किसका विकास करना था? तो ये कृषि का विकास करना था। आर्थिक समृद्धि का उत्तम मान्य होगा आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। बाजार के लिए अपेक्षित भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के कारकों को संयोजित करने वाली गतिविधियों से क्या संबंधित है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से विश्व बैंक का उद्देश्य कौन सा नहीं है? विश्व बैंक का उद्देश्य हमारा नहीं है स्थिर विनियमन, एक सेकेंड, हाँ, स्थिर विनियमन दर बनाए रखने के लिए। ठीक है, भुगतान संतुलन में घाटे में सुधार हेतु क्या किया जा सकता है? तो भुगतान संतुलन में घाटे के सुधार हेतु हम ये कर सकते हैं कि आयात नियंत्रण कर सकते हैं, निर्यात प्रोत्साहन कर सकते हैं, विदेशी विनिमय नियंत्रण कर सकते हैं और अवमूल्यन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डेवल्यूशन। नेक्स्ट, एक बड़े राष्ट्र के द्वारा आयात प्रशुल्क का आरोपण। तो ये है आपका समानता राष्ट्र की व्यापार शर्तों को सुधारता है परंतु व्यापार की मात्रा को कम करता है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये गुस्ताव कैसल ने। भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन संस्थागत छात्र का स्रोत नहीं है? साहूकार और महाजन। बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। तो ये होता है बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिनिधियों की मांग में वृद्धि, बैंकों के साख प्रसार के लिए अधिक कोष की उपलब्धि। मुद्रास्फीति के संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार स्फीति होती है क्योंकि उपयुक्त तीनों ही है इसमें आंसर। ठीक है, पढ़ो इसको। चलिए नेक्स्ट है, मुद्रा के मूल्य का थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दो क्वेश्चन करते जाते हैं। मुद्रा के मूल्य का फिशर का समीकरण संबंध स्थापित करता है। तो ये संबंध आपका स्थापित करता है मुद्रा और मूल्यों के बीच प्रतिलोम और अनुपातिक संबंध। मुद्रा का आविष्कार किसका परिणाम है? मुद्रा का आविष्कार आपका वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक ऋण के प्रत्यक्ष वास्तविक भार क्या होंगे आपके? ये आपके इसमें गिरावट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, द डेंजर पॉइंट इन टेक्सास में किस लेखक ने करदान क्षमता टैक्सेबल कैपेसिटी की अधिकतम सीमा राष्ट्रीय आय की 25% मानी थी? ये है कार्लिन क्लार्क। ठीक है, सर्वेक्षण में संदर्भित खातों के अनुसार बजटी घाटा में केन का घाटा शामिल होता है जिसे शुद्ध वृद्धि के द्वारा मापा जाता है। आर्थिक उस वस्तु का क्या नाम है जो केवल एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के लिए लाभप्रद हो सकती है तथा उस क्षेत्र में गैर प्रतिद्वंदी या आंशिक रूप से प्रतिद्वंदी हो सकती है? स्थानीय सार्वजनिक वस्तु। सूची को मिलाइए भैया। ये है कराधान के नियम, एडम स्मिथ, सार्वजनिक व्यय के नियम, फिंडले शिराज, प्रभावी कारोबार, यूके हिक्स और सार्वजनिक व्यय का लाभ प्राप्ति उपागम। विकास के कर्लिन क्लार्क क्रम को तोड़कर भारत में किस क्षेत्र का विकास हुआ है? तो ये विकास आपका हुआ है सेवा क्षेत्र से। जब एलम वक्र ऊर्ध्वाधर होता है तो ऐसी स्थिति में कौन सा सही है?
ब्याज दर में गिरावट जब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का परिणाम होता है ब्याज दर में गिरावट। रैचेट प्रभाव का अर्थ है, तो रैचेट प्रभाव का आपका अर्थ होता है जब आय घटती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उसी प्रकार परिवर्तित होती है जैसे आय वृद्धि होने के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपका गलत कथन है सी, आय शून्य होने पर उपभोग शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुणक होता है, तो गुणक आपका होता है ये, अरे क्या हो जाता है, 1 MPS। ठीक है, ये आपका गुणक है। नेक्स्ट है, गुणक और त्वरक के संयुक्त प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया इसको उत्तोलक प्रभाव, उत्तोलन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्पादन और रोजगार निर्धारण का क्लासिकल विश्लेषण कहलाता है, तो ये विश्लेषण आपका स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है। क्लासिकी अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की मौजूदगी में विश्वास करते थे। ठीक है, श्रम मूल्य सिद्धांत निम्नलिखित में से प्रतिपादित किया था, तो ये किया था एडम स्मिथ ने। आगे बढ़ते हैं, एडम स्मिथ ने और इसके साथ साथ डेविड रिकॉर्डो ने, दो लोगों का है। एकाधिकारत प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की मांग यानी कि वक्र की लोच आपकी लोचदार बाजार मांग वक्र से कम होती है। क्या होता है जब दो भिन्न फर्मों के दो भिन्न प्रतिक्रिया वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ये क्रूनो-नैन संतुलन काटते हैं। समझौता व गैर समझौता अल्पाधिकार किस कमी के कारण होते हैं? तो ये फर्मों में सहयोग के कारण होते हैं। एक एकाधिकारी प्रतिस्पर्धी फर्म डैश के कारण अल्पकाल में अधिसामान्य लाभ वर्जित करती है, तो ये है आपका उत्पादन की निर्धारित की जाने वाली कीमतों पर नियंत्रण। बाजार कीमत और सामान कीमत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोनों ही कथन सही है, बाजार कीमत अति अल्पकाल और सामान कीमत दीर्घकाल में संबंधित होती है। बाजार कीमत के निर्धारण में मांग पक्ष की प्रधान भूमिका होती है, जबकि सामान कीमत पूर्ति में अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऊर्ध्वाधर पूर्ति वक्र विशेषता है, तो ऊर्ध्वाधर पूर्ति वक्र विशेषता है अति अल्पकालीन बाजार की। अति अल्पकालीन बाजार वो होता है पूर्णता बेलोचदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाजार का संतुलन तब स्थिर होता है जब मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, पूर्ति वक्र के ढाल के बराबर। कुल लागत अधिकतम होगी जब आपका सीमांत लागत क्या होगी, शून्य होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊपरी लागत का उदाहरण नहीं है? ऊपरी लागत का उदाहरण आपका कच्चे माल की लागतें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन के आरंभ में वृद्धिमान प्रतिफल नियम क्यों क्रियाशील होते हैं? तो ये है आपका स्थिर साधन की अविभाज्यता के कारण और श्रम विशिष्टीकरण में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण। विक्रय लागतों की धारणा का विकास किसने किया था? तो ये एडवर्ड चैम्बरलेन ने दिया था। ठीक है, उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक वो होती है जिसमें पूंजी की दी गई मात्रा के साथ अधिक मात्रा में श्रम की जरूरत होती है, और ये कथन है प्रोफेसर मिंट का। निम्न में से किसे स्थिर रखकर उपभोक्ता बचत को समझाया जाता है? तो ये आपको वास्तविक आय को स्थिर रखकर उपभोक्ता बचत को समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानचित्र पर एक उपभोक्ता की बजट रेखा पर एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना दर्शाता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है। मार्शल के उपयोगिता नियम की एक प्रमुख मान्यता है, क्या मान्यता है? उपयोगिता मापनीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्घाटित अधिमान्य सिद्धांत आधारित है, तो उद्घाटित अधिमान्य सिद्धांत आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है। निम्नांकित में से कौन गणनावाचक उपागम से संबंधित है? तो गणनावाचक उपागम से संबंधित है आपका उपयोगिता सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कोटि की वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र की ढाल हमेशा पीछे की ओर मुड़ती है। सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग आपकी लोच विहीनता होगी। ठीक है, जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो तब ऐसी वस्तुएं कही जाती हैं स्वतंत्र वस्तुएं। मांग की लोच ई, उत्पादन की कीमत ए और सीमांत आय एम के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? तो ये है आपका ये वाला ऑप्शन। ठीक है, एक समकोणीय अति परवलय मांग वक्र की स्थिति में मांग की कीमत लोच का मूल्य क्या होगा? तो ये आपका इकाई के बराबर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है, प्रतिष्ठित अवधारणा में कीमत स्तर के संदर्भ में पूर्ति वक्र का आकार होता है आपका अत्यधिक लोचदार। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपकी इकोनॉमिक्स हो गई फिनिश। और अब भाई पॉलिटी वालों का नंबर है, तो जिसका जिसका सेक्शन नंबर सिविक्स है यानी नागरिक शास्त्र, वो आ जाओ भैया मैदान में। तो उसको थोड़ा छोटा करो और दो दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नागरिक स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आपका 74वां संशोधन। निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? तो निर्वाचन आयोग आपका इनमें से किसी के भी अधीन काम नहीं करता है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताओ भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया था मेधा पाटकर ने। ये किसने कहा कि ये राजनीति नहीं है जो छातीग्रस्त हो जाती है, ये जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है, ये कहा था रजनी कोठारी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर इस भूतपूर्व राज्य को किस वर्ष अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री मिली? तो इसको मिली थी आपकी 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे सूची मिलान करना है तो इसको ऊपर उठा लो। तो यहाँ पर हमें भैया सूची मिलान करना है, तो सूची मिलान करने में हमको मिलाना है मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके साथ? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित होता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक, संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संघीय कार्यपालिका आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग? दोनों में यही चीज पूछी गई है, तो आंसर सेम होगा, अनुच्छेद 61, दोनों में सेम बात। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? तो कौन सा विषय इसमें भारत में संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का इसमें विषय शिक्षा नहीं है। ठीक है, शिक्षा आपकी संघ सूची में नहीं आती है। भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्य को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। तो राज्य को परिभाषित किया गया है, इसमें मैंने बताया अनुच्छेद 12 में। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 से 21 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और एक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो ये करता है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी कि रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 11 आपको प्रदान करता है। निम्न में से कौन याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है? तो भारतीय संविधान में प्रतिबंध का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, निम्न में से क्या नीति निर्देश तत्वों में शामिल नहीं है? क्यों परेशान कर रहे हो? तो यहाँ पे आपका नीति निर्देश तत्वों में शामिल नहीं है। तो नीति निर्देश तत्वों में आपका क्या शामिल नहीं है? इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ये आपका संघीय शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ये है आपका अनुच्छेद 393। ये लो पहनो। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय था लिलिथगो। अब हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो चलो मिला लेते हैं भैया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो हम सबको पता है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है आपका 1942 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में हुई। राजाजी फॉर्मूला कब आया? 1944 में आया। और आईने पर मुकदमा कब चला? 1945 में चला है। ठीक है, किस वर्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी? तो इसका आंसर है 1919। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को।
ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे। तो महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे इन सभी की कृतियों से, थोरो की कृति, टॉल्स्टॉय की कृति और रस्किन की कृति से। ठीक है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में विजिगीषु का क्या तात्पर्य है? तो ये है जो जीतने की इच्छा रखता है। ठीक है। नीचे दो सूची दी कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग और मानव शरीर के अंग, ये दिए हुआ है आपको, तो इसको हमें मिलान करना है। तो चलो मिला लेते हैं। अमात्य कहते थे आंखों को, ठीक है, और सुहृद कहते थे कान को, दुर्ग कहते थे भुजाओं को, और कोश कहते थे मुख को, है ना? यही तो होगा, गड़बड़ तो नहीं मिला दिया मैंने? हाँ सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है एक्टन ने। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये पंक्तियां किस पुस्तक में है? तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में है। ठीक है। इनमें से किसने आत्मपरक तथा परमात्म परक आचरण के मध्य अंतर किया है? तो ये किया है जे.एस. मिल ने। किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को? तो ये है थॉमस हॉब्स का। राज व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? तो ये कौटिल्य को माना जाता है। किसने कहा जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है सेबाइन ने। अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु ने। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन रूसो ने किया। कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? तो ये है संघात्मक संरचना। किस चिंतक ने उदारवादी लोकतंत्र के विचार का समर्थन किया है? तो ये किया है लॉक ने। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ, ये कथन निम्न में से किसका है? ये है राम मनोहर लोहिया का। इटली में फांसीवाद का उदय परिणाम था, ये परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध का। निम्न में से लेजे फेयर का सही व्याख्या क्या है? क्या नहीं सही किया? लेज फेयर की सही व्याख्या क्या है? मनुष्य को अकेला छोड़ दो। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? तो ये थे रॉबर्ट ओवन। इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है? तो ये किया है डेस्टूट डी ट्रेसी ने। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो संप्रभुता का मूल शब्द है आपका सुपर एनस। निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक अनुपूरक है? तो ये कहा है मैकाइवर ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये युग्म आपका सुमेलित नहीं है, डी वाला, ये वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। जो सुनता है वही निर्णय लेता है, ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है प्राकृतिक न्याय का। किसने कहा कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो ये कहा है आपका सीले ने। मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया? उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार। जवाबित का सिद्धांत संबंधित है, जवाबित का सिद्धांत संबंधित है राज्य कानून से। कानूनों के पीछे क्या संघ स्वीकृति है? तो ये है आपकी राज्य। किसने कहा कि बोंदा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा? ये कहा है सेबाइन ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य संप्रभुता का नहीं है? तो इस विभाज्यता है। रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो रूसो को संप्रभुता के लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। राज की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो ये थे हेनरी मैन। राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था जेम्स प्रथम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ वो था आपका दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। निगमवादी राज्य की स्थापना का प्रयास किया है, तो ये किया है मुसालिनी ने। किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? ये कहा है प्रोफेसर पुंतांबेकर ने। राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वो भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये किसका व्यक्तित्व है? ये है पॉल जेनेट का। जर्मी बेंथम किस प्रकार का विचारक था? तो जर्मी बेंथम आपका विचारक था
उपयोगितावादी। मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका उपरोक्त सभी। युग का शिशु और प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, पुनः जागरण का प्रतिनिधित्व। ठीक है, निम्न में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है और दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है? शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं, ये कहा है जे रूसो ने। नेक्स्ट है, मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है, ये किसने कहा था? ये कहा था लॉक ने। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करिए। ठीक है, मैं काफ़ी फास्ट कराने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको लगता है और फास्ट कराना चाहिए तो आप वो भी बता दो, तो मैं और तेज़ चल लूँगी। और अगर लगता है कि नहीं ठीक ठाक है तो फिर ठीक है। और अगर लगता है कि बहुत फास्ट हूँ तो स्लो भी हो जाऊँगी, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं चारों एक साथ करा रही हूँ आपको सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तो आप 2x स्पीड में देख लो और आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं आप वो देख लो। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थोड़ा बहुत आज बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरा छोटा बेबी है तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। और कल हम 5वां सेट अपना कंप्लीट करेंगे। तो देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।